बुलबुल बादल का संदेश लेकर पक्षियों के पास आती है और पक्षियों से कहती है। पक्षियों पक्षियों, अभी मुझे बादल भैया ने बताया है कि वे हमारे जंगल में बारिश करने वाले हैं। अरे वाह बुलबुल बहन, क्या खबर सुनाई है। बारिश होगी तो बहुत मजा आएगा। परंतु पक्षियों, हमारे पास तो घोंसले हैं, मजबूत घर तो है ही नहीं। अरे तो क्या हुआ मीनू चिड़िया, हम सब पक्षी अपने अपने घोंसलों के ऊपर एक एक छाता लगा लेंगे और जब नहाना होगा तो सब मिलकर नहाएंगे। बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ, बड़ा मजा आएगा। बारिश में नहाने में मुझे तो बहुत मजा आता है। बारिश का सुनकर तो सभी पक्षी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। मीनू चिड़िया, मुझे तो पहले ही मौसम देखकर लग रहा था कि बारिश होने ही वाली है और अब पूरा जंगल बारिश से हरा भरा हो जाएगा। सब पक्षी बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं, परंतु मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है क्योंकि इसका छाता फटा हुआ था। मम्मा मम्मा, कितना मजा आएगा ना बारिश में। बहुत मजे करूंगा मैं तो अपने दोस्तों के साथ। मम्मा, मैं कब से आपसे बातें कर रहा हूँ, परंतु आप तो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही। क्या कोई परेशानी है? मानो चिड़ी, मैं भी बारिश की वजह से बहुत ज्यादा खुश हूँ, परंतु देखो तो हमारा छाता कितनी बुरी तरह से फटा हुआ है। अब मैं इस छाते के अलावा अपने घोंसले के ऊपर क्या लगाऊंगी? मुझे तो लगता है इस बार हम दोनों को तेज बारिश में भीगना ही पड़ेगा। बस इतनी सी बात के लिए आप इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी। मेरे पास इस समस्या का एक बहुत बढ़िया उपाय है। मम्मा, आपको तो सिलाई करना आती है ना, आप इस फटे हुए छाते को सी दें ताकि बारिश का पानी हमारे छाते के अंदर ना आ सके। अरे हाँ मनोचिड़ी, परेशानी में तो मुझे ये सूझा ही नहीं कि मैं इस छाते को अच्छे से सी भी सकती हूँ। थोड़ी ही देर के बाद मीनू चिड़िया अपने छाते को अच्छी तरह से सीकर अपने घोंसले के ऊपर लगा लेती है। अगले दिन जंगल में तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी बड़े ही मज़े से बारिश के ठंडे ठंडे पानी में नहा रहे होते हैं। मीनू चिड़िया, आओ ना, सब मिलकर बारिश में नहाते हैं। बड़ा ही मजा आ रहा है नहाने में। नहीं कालू कौवी, मेरा मन नहीं है बारिश में नहाने का। क्या हुआ मीनू चिड़िया, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? कालू कौवी, तुम तो जानते हो ना कि मैं जंगल में कितनी मेहनत से भोजन ढूंढती हूँ और फिर अपने बेटे का पेट भरती हूँ और मेरे पास बस आज का ही भोजन है। अब मैं क्या करूँ? बारिश तो न जाने कब रुकेगी और मैं कब दोबारा से जाकर भोजन ढूंढूंगी। मेरे पास भी इतना भोजन नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं मीनू चिड़िया, परंतु तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। लेकिन अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? कालू कौवी, तुम मेरी वजह से परेशान मत हो और बारिश के मजे लो। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा ये छाता तो फटा हुआ था ना, तो फिर इस छाते के अंदर पानी क्यों नहीं आ रहा? कालू कौवी, मैंने अपने इस छाते को अच्छे से सुई धागे से सी लिया है, तभी तो पानी अंदर नहीं आ रहा है। मीनू चिड़िया, तुम्हें सिलाई करना आती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय है जिससे तुम बारिश के मौसम में भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकती हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम सब पक्षियों के फटे हुए छाते को सीकर उनसे काफी ज्यादा पैसे कमाओ। अरे हाँ कालू कौवी, ये उपाय तो वाकई बहुत अच्छा है। अगर मैं ये काम करूँगी तो मैं बारिश के मौसम में भी अच्छे खासे पैसे कमा सकूंगी। फिर क्या था, मीनू चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और कहती है, पक्षियों पक्षियों, छाते सिलवा लो, अपने फटे पुराने छाते सिलवा लो। थोड़ी देर के बाद एक तोता अपना फटा हुआ छाता लेकर मीनू चिड़िया के पास आता है। मीनू चिड़िया, जल्दी से मेरा ये छाता सी दो। तेज हवा के कारण मेरा ये छाता फट गया है। फिर मीनू चिड़िया तोते का छाता सीने लगती है। वाह मीनू चिड़िया, तुमने तो मेरा छाता बड़ी ही अच्छी तरह से सी दिया है। ये लो तुम्हारे पैसे। तोते को देखकर अब बाकी और भी पक्षी मीनू चिड़िया से अपने फटे हुए छाते सिलवाने के लिए आते और मीनू चिड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती थी। रात हो जाती है। मीनू चिड़िया थक हार कर अपने घोंसले में वापस आती है।
वाह भाई वाह, इतना ज्यादा मुनाफा तो आज तक मैंने कभी पूरे एक दिन में नहीं किया। कालू कौवे का उपाय तो काम कर गया और बारिश के मौसम में अब मैं इतने ज्यादा पैसे कमा रही हूँ। अगले दिन भी बारिश में मीनू चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर आवाज लगा रही होती है। छाते सिलवा लो, फटे पुराने छाते सिलवा लो। मीनू चिड़िया की आवाज लगाने पर आज तो कोई भी पक्षी नहीं आता और मीनू चिड़िया ऐसे ही बारिश में खड़ी रहती है। इतनी तेज बारिश में कब से खड़ी हूँ, परंतु आज तो कोई भी पक्षी अपना छाता सिलवाने नहीं आया। अब तो मीनू चिड़िया को खड़े खड़े रात हो जाती है, परंतु आज तो मीनू चिड़िया के पास एक भी पक्षी अपना छाता सिलवाने नहीं आया होता। मीनू चिड़िया उदास होकर अपने घोंसले में चली जाती है। मीनू चिड़िया, आज तुम परेशान क्यों लग रही हो? कल रात तो तुम बहुत ज्यादा खुश थी, तो फिर आज क्या हो गया? कल तो सभी पक्षियों ने अपने फटे हुए छाते मुझसे सिलवाए थे, परंतु आज तो कोई भी पक्षी अपना फटा हुआ छाता मुझसे सिलवाने नहीं आया। मेरे पास तो सिर्फ आज के लिए भोजन है, अब मैं क्या करूँगी? और ऊपर से ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। अब आखिर क्या होगा आगे? मीनू चिड़िया, तुम परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है। मीनू चिड़िया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसे परेशान नहीं देख सकता। मैं मुश्किल में था तब मीनू चिड़िया ने मेरी बहुत मदद की थी, और अब मैं मीनू चिड़िया के इस मुश्किल समय में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर कालू कौवे के दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया उपाय आ जाता है और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा एक एक करके सभी पक्षियों के छातों में सुराख कर रहा होता है ताकि सब पक्षी मीनू चिड़िया से अपना छाता सिलवा सकें। मैंने सब पक्षियों के छातों में सुराख कर दिया है और अब सब पक्षी मीनू चिड़िया से अपना छाता सिलवाएंगे और मीनू चिड़िया का धंधा बहुत अच्छा चलने लगेगा। अरे रे, मेरा ये छाता दोबारा से कैसे फट गया? अब दोबारा से मुझे ये छाता मीनू चिड़िया से सिलवाना पड़ेगा। बस फिर आज सब पक्षी मीनू चिड़िया के पास अपने अपने छाते सिलवाने आ जाते हैं और मीनू चिड़िया के पास दोबारा से पक्षियों की भीड़ लग जाती है। पक्षियों, मुझे तो बहुत हैरत है कि तुम सब पक्षियों के छाते इस तरह एक साथ कैसे फट गए। मीनू चिड़िया, मुझे तो लगता है कल रात बहुत तेज हवा चल रही होगी, तभी तो सब पक्षियों के छाते इतनी बुरी तरह से फट गए हैं। फिर मीनू चिड़िया एक एक करके सब पक्षियों के छाते सीने लगती है। रात हो जाती है। कालू कौवा दोबारा से एक एक करके पक्षियों के छातों में सुराख करने लगता है। अगले दिन सब पक्षी फिर से परेशान हो जाते हैं कि आखिर रोज़ाना उनके छातों में सुराख कैसे हो जाता है। पक्षियों, मुझे तो लगता है कि हमारे छातों में रोज़ाना मीनू चिड़िया सुराख कर देती हैं ताकि हम रोज़ाना जाकर मीनू चिड़िया से अपने छाते सिलवा सकें और मीनू चिड़िया का धंधा और भी ज़्यादा अच्छा चले। आज रात को हम सोने का नाटक करेंगे और मीनू चिड़िया को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। रात हो जाती है। सब पक्षी सोने का नाटक कर रहे होते हैं कि तभी कालू कौवा जग्गू पक्षी के घोंसले में आता है और उसके छाते में सुराख करने लगता है। मैंने देख लिया कि आखिर कौन हमारे छातों में सुराख कर रहा है। पक्षियों, जल्दी आओ पक्षियों। जग्गू पक्षी की आवाज़ सुनकर सब पक्षी फौरन वहाँ पर आ जाते हैं और कालू कौवे को घेर लेते हैं। अरे पक्षियों, ये रात को इतना ज़्यादा शोर क्यों हो रहा है हमारे जंगल में? कालू कौवे, तुम कर रहे थे ये सब, अब तुम हमसे नहीं बच पाओगे। हाँ कालू कौवे, तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे थे? हमारे छातों में सुराख कर आखिर तुम्हें क्या मिलता है? पक्षियों, ये कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा। कभी चोरियाँ करता है तो कभी हम सब पक्षियों को इस तरह परेशान करता है। चलो सब मिलकर इसे एक साथ मारते हैं। अरे पक्षियों, ये बारिश में सब कालू कौवे को क्यों मार रहे हो? छोड़ दो इसे। मीनू चिड़िया, ये कालू कौवा रोजाना हमारे छातों में सुराख कर देता था, लेकिन
आज हमने इस कालू कौवे को रंगे हाथों पकड़ लिया है। क्या ये तुम क्या कर रहे हो कालू कौवे? ये तो बहुत गलत बात है। मीनू चिड़िया, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने सब पक्षियों के छाते फाड़ दिए ताकि सब पक्षी रोजाना तुमसे अपने छाते सिलवा सकें और तुम्हारा बहुत ज़्यादा मुनाफा हो। कालू कौवे, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, परंतु किसी को खुश करने के लिए किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए हमें। पक्षियों, अगर तुम सबको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे मारो, लेकिन मैं तो सिर्फ इस गरीब चिड़िया की मदद करना चाहता था। हम सब पक्षियों के पास तो भोजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई इस बेचारी मीनू चिड़िया से तो पूछे, इसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। और तो और इस तेज बारिश में ये बेचारी मीनू चिड़िया भोजन ढूंढ भी नहीं सकती है, बस इसीलिए मैंने इसकी इस तरह मदद की। कालू कौवे की बात सुनकर सब पक्षियों का गुस्सा उतर जाता है। पक्षियों, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, लेकिन मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। कालू कौवे, बस कल तक बारिश रुक जाएगी, फिर मैं दोबारा से भोजन ढूंढना शुरू कर दूँगी। अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन बारिश भी रुक जाती है। मीनू चिड़िया दोबारा से जंगल में भोजन ढूंढने चली जाती है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें मुश्किल के समय में छोड़ देना चाहिए। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था। भोजन मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एक दिन कई पक्षी एक साथ जमा होकर बातें कर रहे होते हैं। अरे पक्षियों, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तुम सबको पता है कि हमारे जंगल में कहर साली चल रही है। काफी पक्षी तो भूख के कारण मर भी गए हैं। अरे तोते, हम सब पक्षियों को ये बात तो पहले से पता है, तुम बार बार बोलकर हमारा दिल न जलाओ। हाँ तोते, कालू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे जंगल का हाल हम सब पक्षियों को मालूम है, ये कोई नई बात तो नहीं है ना। अरे कालू कौवे, रानी कौवी, मेरी बात तो सुनो। आज जब मैं भोजन ढूंढते हुए जा रहा था तो रास्ते में मुझे उल्लू बाबा ने एक बात बताई है। वो ये कि हम सब पक्षियों को जंगल में सूखे के कारण चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जंगल में एक ऐसी भी जगह है जहाँ भोजन ही भोजन है, परंतु वहाँ भोजन सिर्फ दिन में एक बार ही मिलता है। अरे मिट्ठू तोते, क्या तुम सच कह रहे हो? अरे नहीं नहीं तोते भाई, ये सब उल्लू बाबा ने तुम्हें खुश करने के लिए कह दिया होगा, परंतु ये सब जादू वगैरह तो कुछ नहीं होता है। हाँ भाई तोते, ये बुलबुल बिल्कुल ठीक कह रही है, ये जादू वगैरह कुछ नहीं होता है। यकीनन उल्लू बाबा ने तुम्हें खुश करने के लिए ही ये सब कुछ कहा होगा तुमसे। और फिर सभी पक्षी तोते की बात को नहीं मानते और अपनी अपनी राह हो लेते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा रानी कौवी भी उठ जाते हैं। कालू जी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि तुम भोजन ढूंढने के लिए चले जाओ। रानी, मैं भोजन ढूंढने के लिए कहाँ पर जाऊँ? भोजन कहीं मिलता ही नहीं है। कालू जी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। आज तो मैं भोजन ढूंढकर ही अपने घोंसले में वापस आऊंगी। ये कहकर वे रानी कौवी भोजन ढूंढने के लिए निकल जाती है। रानी कौवी आज भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल की ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर आज तक कोई भी पक्षी नहीं गया था। जंगल में ऐसी भी जगह है, मैंने तो इससे पहले कभी भी नहीं देखी। यकीनन कोई पक्षी भी इससे पहले यहाँ पर नहीं आया होगा। अरे, वे सामने क्या चमक रहा है? चलो जाकर देखती हूँ। ये कहकर वे रानी कौवी सामने उस चमकती हुई चीज के पास जाती है। जब रानी कौवी उस चमकती हुई चीज के पास आती है तो वे देखती है एक फूल तो
काफी ज्यादा चमक रहा होता है। ये फूल तो ऐसे चमक रहा है जैसे मानो कोई चमत्कारी फूल हो। ये फूल तो बहुत ज्यादा ही सुंदर है। कालू जी ये फूल देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाएंगे। चलो इस फूल की एक पत्ती तोड़कर मैं कालू जी को जाकर दिखाती हूँ। और फिर यह कहकर वे रानी कौवी उस फूल की एक सुनहरी पत्ती तोड़ लेती है। वे सुनहरी पत्ती तोड़ते ही रानी कौवी के सामने ढेर सारा भोजन आ जाता है। ये देखकर तो रानी कौवी काफी ही ज्यादा खुश हो जाती है। हाय रे, ये तो जादू ही हो गया। इतना सारा भोजन मेरे पास कहाँ से आ गया? इतना भोजन तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है। कहीं ये वही जादुई जगह तो नहीं है ना जिसके बारे में तोता बता रहा था? शायद ये वही जगह होगी। चलो चलो जल्दी जल्दी ये सारा भोजन मैं पोटलियों में भरकर कालू जी के पास ले जाती हूँ। कालू जी तो इतना सारा भोजन देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाएंगे। कुछ देर के बाद रानी कौवी सारा भोजन पोटलियों में भरकर कालू कौवे के पास लाती है। कालू कौवा रानी कौवी से कहता है, रानी ये इतनी सारी पोटलियों में तुम क्या भर कर लाई हो? कालू जी तुम यकीन नहीं करोगे, इन सभी पोटलियों में ढेर सारा भोजन है। और फिर कालू कौवा एक पोटली खोलकर देखता है तो सच में पोटली में तो काफी सारा ही भोजन होता है। रानी आज के वक्त में एक गंदम की बाली मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो तुम्हें इतना सारा भोजन आखिर कहाँ से मिल गया? फिर रानी कौवी कालू कौवे को उस सुनहरे फूल के बारे में सब कुछ बताती है। क्यों कालू जी, आप तो हर समय मुझे सुनाते ही रहते थे। देखो आज मैंने कितना बड़ा काम किया है। हाँ हाँ रानी, ये सब तो ठीक है, परंतु अब ये बात तुम किसी भी पक्षी को मत बताना। इस जादुई जगह पर सिर्फ और सिर्फ हम दोनों का हक है। अरे नहीं नहीं कालू जी, इस जगह पर तो मिट्ठू महाराज का हक है। वो ही इस जादुई जगह का भोजन सब पक्षियों में बांट देंगे। अगर हमने मिट्ठू महाराज को ये बात ना बताई और उनको फिर कभी पता चली तो वे हम दोनों को बहुत कड़ी सजा देंगे। मिट्ठू महाराज को ये बात आखिर कौन बताएगा? रानी तुम्हारे और मेरे सिवा ये बात किसी को भी नहीं पता है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये बात मिट्ठू महाराज को कभी भी पता नहीं चलेगी। हाँ वैसे आप ठीक ही कहते हैं। वे सुनहरा फूल जंगल की जिस दिशा में है उस दिशा के बारे में तो किसी भी पक्षी को नहीं पता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम अपने घोंसले के नीचे एक बड़ा सा खड्डा खोद लेते हैं और हम उस खड्डे में ढेर सारा भोजन छुपाते रहेंगे। हमें जब भी जरूरत होगी हम भोजन निकालेंगे और खूब आराम से खाएंगे। इस तरह किसी पक्षी को भी नहीं पता चलेगा कि हमारे पास ढेर सारा भोजन है। हाँ कालू जी ठीक है, तो फिर तुम जल्दी से जाओ और हमारे घोंसले के नीचे बड़ा सा खड्डा कर दो। कालू कौवा फौरन अपने घोंसले के नीचे आता है और जमीन में खड्डा करने लगता है। कुछ देर के बाद कालू कौवा जमीन में काफी ज्यादा बड़ा खड्डा खोद लेता है और जो रानी कौवी पोटलियों में भोजन लेकर आई थी वे कालू कौवा उस खड्डे में छुपाने लगता है। चलो भाई रानी, हमने अपनी सारी भोजन की पोटलियाँ इस खड्डे में छुपा दी हैं। अब हम जल्दी से बड़े बड़े पत्ते बिछा देते हैं ताकि किसी को पता न लगे कि हमने यहाँ पर बड़ा खड्डा किया है। कालू कौवा एक पेड़ से बड़े बड़े पत्ते तोड़कर लाता है और वे पत्ते वे अपने खड्डे के ऊपर बिछा देता है, जिससे पता नहीं लग रहा था कि जमीन में कालू कौवे ने कोई खड्डा किया है। रानी ये पत्ते बिछा दिए हैं मैंने, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हमने यहाँ पर कोई गड्ढा किया था या फिर नहीं। चलो भाई, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। हम अपने घोंसले में चलते हैं और जाकर भोजन खाते हैं। ये कहकर कालू कौवा और रानी कौवी अपने घोंसले में आ जाते हैं और भोजन खाने लगते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी भोजन खा रहे होते हैं कि वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है।
मीनू चिड़िया कालू कौवे से कहती है। कालू कौवे, ये क्या तुम दोनों के पास इतना सारा भोजन कहाँ से आया? जंगल में तो हर तरफ सूखे का मौसम चल रहा है, भोजन तो कहीं से भी नहीं मिल रहा है, तो फिर तुम दोनों के पास इतना सारा भोजन आखिर कहाँ से आया? जब मेरे मामा जी को पता चला कि मेरे जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है और हमारे जंगल में भोजन तो मिल ही नहीं रहा, इसीलिए मेरे मामा जी मुझे ढेर सारा भोजन देकर गए हैं। जहाँ तक मुझे याद है, कालू कौवे ने कुछ दिनों पहले मुझे बताया था कि कालू कौवे के मामा जी की एक हादसे में मृत्यु हो गई है। तो फिर कालू कौवा मुझसे झूठ क्यों कह रहा है? जरूर बात कुछ और ही है जो कालू कौवा और रानी कौवी मुझसे छुपा रहे हैं। अच्छा कालू कौवे, तुम्हारे पास तो इतना सारा भोजन है, तुम थोड़ा थोड़ा भोजन हम जंगल के पक्षियों को भी दे दो, ताकि हम सब पक्षी भी अपना पेट भर लें। नहीं भाई, मैं तुम सब पक्षियों को भोजन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये भोजन सिर्फ और सिर्फ मेरे मामा जी ने मुझे दिया था और उन्होंने कहा था कि ये भोजन मैं और रानी ही खाएं, और पक्षियों को तो ये भोजन मैं बिल्कुल भी ना दूं। और फिर मीनू चिड़िया भी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जरूर कोई तो बात है जो कालू कौवा और रानी कौवी मुझसे छुपा रहे हैं। ये कालू कौवे के पास आखिर इतना सारा भोजन कहाँ से आया है? मुझे इस बात का तो पता लगाना ही पड़ेगा। कालू जी, आज रात को हम दोनों दोबारा से उस सुनहरे फूल के पास जाएंगे और ढेर सारा भोजन लेकर आएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है उस सुनहरे फूल की जमीन के नीचे ढेर सारा भोजन है, जो वे सुनहरा फूल हमें थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है। क्यों ना हम वहाँ की सारी जमीन खोद डालें और नीचे से सारा भोजन निकाल लें। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वे सुनहरे फूल की जमीन के नीचे यकीनन ढेर सारा भोजन होगा। हम आज रात को जाकर जमीन खोदकर सारा भोजन निकाल लेते हैं। फिर जंगल में रात भी हो जाती है। कालू कौवा और रानी कौवी उस सुनहरे फूल के पास चले जाते हैं। मीनू चिड़िया भी कालू कौवे और रानी कौवी के पीछे पीछे जा रही होती है, क्योंकि मीनू चिड़िया को पता करना था कि उनके पास इतना सारा भोजन आखिर कहाँ से आता है। वाह रानी, ये फूल कितना ज्यादा चमक रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतना चमकदार फूल नहीं देखा है। कालू जी, ये देखो, इस सुनहरे फूल में जो पत्तियां लगी हैं, इसमें से अगर हम एक पत्ती तोड़ेंगे तो हमारे पास ढेर सारा भोजन आ जाएगा। हाँ, वो तो तुमने मुझे बताया था ना, लेकिन अब हम पत्ती तोड़कर भोजन नहीं लेंगे। अब तो हम यहाँ की सारी जमीन खोद देंगे और नीचे जमीन के अंदर से सारा भोजन निकाल लेंगे। तो फिर कालू जी, देर किस बात की है? चलो भाई, जल्दी से जमीन खोदना शुरू करते हैं। फिर कालू कौवा सुनहरे फूल के पास की जमीन को खोदने लगता है। ये सब कुछ मीनू चिड़िया भी देख रही होती है। मीनू चिड़िया कहती है, अब पता चला इनके पास इतना सारा भोजन आखिर कहाँ से आ रहा था। ये सुनहरा फूल इन पक्षियों को इतना सारा भोजन दे रहा था। इसका मतलब तोता बिल्कुल ठीक कह रहा था कि हमारे जंगल में ऐसी भी जगह है जहाँ ढेर सारा भोजन है। यकीनन ये वही जगह है। कुछ देर के बाद कालू कौवा उस सुनहरे फूल के पास की सारी जमीन खोद डालता है और सुनहरे फूल को भी जमीन से निकालकर फेंक देता है, और अब सुनहरा फूल एकदम मुरझा गया था। रानी, मैंने तो यहाँ की सारी जमीन खोद डाली, लेकिन भोजन का एक दाना भी नहीं निकला। और ये देखो, ये सुनहरा फूल भी मुरझा गया है, इसकी चमक भी खत्म हो गई है। कालू जी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। ये तुमने क्या कर दिया? हमें रोजाना बैठे बिठाए ढेर सारा भोजन मिलता था, अब तो हम इससे भी हाथ धो बैठे हैं। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अब तुम सारा इल्जाम मुझ पर मत डालो, इसमें आधा कसूर तुम्हारा भी है, क्योंकि तुमने भी कहा था कि इस जमीन के नीचे ढेर सारा भोजन होगा। ये कालू कौवे और रानी कौवी ने
अपनी लालच के कारण इस सुनहरे फूल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर मीनू चिड़िया फौरन कालू कौवे और रानी कौवी के पास जाती है। मीनू चिड़िया, तुम यहाँ पर कहाँ से आई? तुम्हें यहाँ का रास्ता किसने बताया? ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, जब तुम दोनों को ये पता चला कि इस दिशा में ये सुनहरा फूल है और ये ढेर सारा भोजन देता है, तो ये बात तुमने हम सब पक्षियों को क्यों नहीं बताई? मीनू चिड़िया, वो हम बताने ही वाले थे, इससे पहले ये बात तुम्हें पता चल गई। झूठ! तुम दोनों चाहते थे कि इस सुनहरे फूल का सारा भोजन अकेले तुम दोनों ही खा जाओ और हम पक्षियों को इस बात की भनक भी न पड़े। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कल सुबह ही तुम सब पक्षियों को ये बात बताने वाले थे। बस बहुत हो गया है, अब तो मैं ये बात जाके मिट्ठू महाराज को बताऊंगी। मिट्ठू महाराज ही तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मीनू चिड़िया, हम दोनों को माफ कर दो, हम आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हमें एक मौका और दे दो। मैं तुम दोनों को माफ कर देती, लेकिन तुम दोनों ने अपने लालच के कारण इस सुनहरे फूल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। चलो मिट्ठू महाराज के पास। और फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी को लेकर मिट्ठू महाराज के महल चली जाती है। सैनिकों, जल्दी से मिट्ठू महाराज को बुलाकर लाओ। ये कालू कौवे और रानी कौवी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है। मीनू चिड़िया, मिट्ठू महाराज तो अभी सो रहे होंगे, उनको जगाना अच्छी बात नहीं है। देखो उल्लू सैनिक, अभी मिट्ठू महाराज को जगाना बहुत ही जरूरी है। तुम जल्दी से जाकर उनको जगाकर मेरे पास लेकर आओ। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं कोशिश करता हूँ और मिट्ठू महाराज को बुलाकर लाता हूँ। ये कहकर वे उल्लू सैनिक मिट्ठू महाराज के कमरे की तरफ चला जाता है। मिट्ठू महाराज, जल्दी उठिए, मीनू चिड़िया आई है और वे कालू कौवे और रानी कौवी को भी साथ लेकर आई है। वे आपको बुला रही है, लगता है कोई बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है, आप जल्दी से उठिए। ये बात सुनकर मिट्ठू महाराज फौरन से उठ जाते हैं और वे उल्लू सैनिक के साथ मीनू चिड़िया के पास चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, क्या बात है, तुम इतनी रात को मेरे महल में क्यों आई हो और ये कौवा और कौवी को भी तुम अपने साथ क्यों लाई हो? फिर मीनू चिड़िया मिट्ठू महाराज को सारी बात बताने लगती है। क्या उस सुनहरे फूल को कालू कौवे ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है? उस सुनहरे फूल की तलाश तो मुझे काफी सालों से थी और मुझे ये भी पता था कि वे सुनहरा फूल हमारे जंगल में कहीं पर लगा है, लेकिन मैं ढूंढ रहा था कि आखिर वे फूल हमारे जंगल में किस तरफ लगा है। कालू कौवे, रानी कौवी, जब तुम दोनों को उस सुनहरे फूल के बारे में पता चला तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो इसलिए मिट्ठू महाराज, क्योंकि ये कालू कौवा और रानी कौवी चाहते थे कि उस सुनहरे फूल का सारा भोजन ये अकेले ही अपने पास रखें और जंगल के पक्षियों को ये बात पता ही नहीं चले। मिट्ठू महाराज, हमें माफ कर दें, हम आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हमें आखिरी बार छोड़ दें। उल्लू सैनिक, जाओ जाके कालू कौवे और रानी कौवी को पिंजरे में कैद कर दो। कालू जी, अब तो हम पिंजरे में कैद हो जाएंगे और जो हमने अपने घोंसले के नीचे खड्डा करके ढेर सारा भोजन छुपाया है, उस भोजन का तो हम क्या करेंगे अब? अरे रानी, ये बात नहीं बतानी थी, हम एक बार आजाद हो जाते तो फिर हम वे भोजन खाते। सैनिक, जाके कालू कौवे और रानी कौवी को हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दो और इनके घोंसले के नीचे जो खड्डा है उस खड्डे से तुम सारा भोजन निकाल कर ले आओ। जो हुकुम महाराज, मैं अभी जाके वे सारा भोजन लेकर आता हूँ। फिर मिट्ठू महाराज के हुक्म पर कालू कौवे और रानी कौवी को हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दिया जाता है और मिट्ठू महाराज कालू कौवे का छुपाया हुआ सारा भोजन अपने महल में मंगवा लेते हैं और पक्षियों को बांट देते हैं। अब इस तरह उस जंगल में भोजन की समस्या दूर हो जाती है और सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।